हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एंड चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। और आज हम टॉपिक ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मीन्स किसी सबस्टांस का या किसी सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होना, घुलना, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, जो हम लोग घरों में खाते हैं। और प्लस वाटर, यदि इसको वाटर में हम डिजोल्व करेंगे, वाटर ये सॉल्वेंट हो गया और सोडियम क्लोराइड इज सॉल्यूट, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है। यानी सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट लें और इसको वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करें, तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट सोल्यूबल, यानी डिजोल्व नहीं होता है। और यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाता है, ये सोल्यूबल होता है। ठीक, उस तरह से यदि हम सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डिजोल्व करना चाहें, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको कह सकते हैं कि नॉन पोलर है, तो ये भी सोल्यूबल नहीं होगा, नॉट सोल्यूबल। तो नॉट सोल्यूबल यानी जहाँ पे डिजोल्व नहीं होता है उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल, नॉट सोल्यूबल या उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल। जो डिजोल्व हो जाता है उसको बोलते हैं सोल्यूबल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड यहाँ भी है, सोडियम क्लोराइड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज हो गया। फर्स्ट केस में सॉल्वेंट वाटर है और सेकंड केस में सॉल्वेंट बेंजीन है। तो यानी कि किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी सबस्टांस का सॉल्युबिलिटी या उसमें उसको डिजोल्व होना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट क्या है। यानी कि सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। या सोडियम क्लोराइड को हम ऑयल में डिजोल्व करना चाहें, ऑयल में, तो डिजोल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सोल्युबिलिटी सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। यानी कि सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि कोई भी सॉल्ट या कोई भी सबस्टांस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, या इनसॉल्युबल। तो इसका देखते हैं डेफिनेशन। maximum amount or कह सकते quantity of a maximum amount of a substance dissolve, maximum amount of a substance dissolves in a specified amount of solvent at a specified temperature is called its solubility. The maximum amount of a substance dissolves in
specified amount of solvent at a specified temperature is called its solubility. यानी किसी भी सॉल्ट का या किसी भी सबस्टांस की वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो एक पर्टिकुलर या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है और एक फिक्स टेम्परेचर पर डिजॉल्व होती है, उस अमाउंट को हम या उस क्वांटिटी को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं। उस क्वांटिटी को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं। सोल्युबिलिटी यानी कि इट्स it depends on the nature of solute and solvent, यानी कि सोल्युबिलिटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड solvent. It also depends on the temperature and pressure. जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो उस सॉल्वेंट में उस सॉल्वेंट का टेम्परेचर या प्रेशर कितना है, इस बात पे भी सोल्युबिलिटी डिपेंड करता है। यदि किसी सॉल्यूशंस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी उस सब्सटेंस की उस सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर घटाने से सोल्युबिलिटी घट जाती है। तो सोल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और सोल्युबिलिटी डिपेंड्स करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। Solubility of a solid in a liquid. Solubility of a solid in a liquid. हमने देखा है कि लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन तरह का होता है, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को जब लिक्विड में डिजॉल्व करता है तो उस तरह के जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा होता है लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड। और तीसरा होता है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे हम देखेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, यानी ये फर्स्ट वाला जो केस है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने सोडियम क्लोराइड देख बताया था कि सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, यानी सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर, तो ये सोल्यूबल होता है। लेकिन यदि हम सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व करना चाहें तो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इनसोल्यूबल, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉल्ट तो सेम है, सोडियम क्लोराइड है दोनों में, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट केस में ये डिजॉल्व हो जा रहा है, यानी सॉल्यूशन बनता है। लेकिन सेकेंड केस में
ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व नहीं होते, यानी कि यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बनता है। इट मीन्स सोडियम क्लोराइड हियर इट इज इनसोल्यूबल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड आयन में टूट जाता है, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन। वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में इसलिए सोल्यूबल है कि वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है। इस तरह से आपने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे से लिंक होते हैं। और यहाँ पे जो नेगेटिव एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है स्लाइटिंग, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ भी प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस है। सो इसलिए ये दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे से डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड पोलर सॉल्वेंट नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई पोलरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये कह सकते हैं कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। यानी कि इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें पोलर कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए एक जनरल टर्म लिख सकते हैं, एक जनरल टर्म है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसे पोलर डिजॉल्व्स पोलर सॉल्वेंट, या पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व्स पोलर कंपाउंड, और नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व नॉन पोलर कंपाउंड। सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। फॉर एग्जांपल के लिए polar solvent dissolve पोलर, या इसको कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड। जैसे कि सोडियम क्लोराइड dissolves in water, okay, and non-polar solvents dissolve non-polar कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन हो गया, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में सिर्फ पोलर कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं। सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। देखते हैं सोलबिलिटी। सोलबिलिटी का जैसे हमने डिफिनेशन देखा था कि सोलबिलिटी इंडिया की द मैक्सिमम कंपाउंड ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। जैसे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में हमें डिजॉल्व करना है, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व होता है तो सॉल्यूशन बनता है। सपोज वाटर का हमने 100 ml ले रखा है, वाटर हमें 100 ml ले रखा है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इसको हम सोडियम क्लोराइड में 2 ग्राम लिया, 100 ml वाटर में डिजॉल्व हो गया। अगेन फिर उसमें 5 ग्राम और डाल दिया, डिजॉल्व हो गया।
अगेन फिर उसमें 3 ग्राम और डाल दिया, ये भी डिजॉल्व हो गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जबकि सोडियम क्लोराइड हम उसमें ऐड करेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, यानी कि अब इसके आगे सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व करने की क्षमता वाटर में नहीं है। 100 ml वाटर में इसके आगे सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करने की क्षमता नहीं है। तो अब देख रहे हैं कि इसके आगे डिजॉल्व करने की जैसे ही हमने यहाँ पे और यदि 2 ग्राम लिया और ये डिजॉल्व नहीं हुआ ना, कह सकते हैं कि नॉट डिजॉल्व, नॉट डिजॉल्व, यानी कि यहाँ पे टोटल 10 ग्राम हो रहा है, टोटल 10 ग्राम यहाँ तक डिजॉल्व हो गया। सो ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की 100 ml वाटर में सोलिबिलिटी 10 ग्राम है। ऐसे कह सकते हैं कि 100 ml वाटर में सोडियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी 10 ग्राम है। एसिड अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 10 ग्राम के आगे ये 100 ml वाटर में सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी 10 ग्राम है। तो अब जैसे 10 ग्राम के आगे हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये उसमें डिजॉल्व नहीं होता है। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का साइन है। तो सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिजॉल्व किया और देख रहे हैं कि 10 ग्राम के बाद ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो अप टू 10 ग्राम जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है, अप टू 10 ग्राम जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है उस प्रोसेस पे, यानी कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर और यदि डिजॉल्व हो जाता है, वो सॉल्यूट यदि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजोल्यूशन, उसको कहते हैं डिजोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिक्स हो जाना, सोल्यूबल हो जाना, उसको कहते हैं डिजोल्यूशन। लेकिन जैसे ही 10 ग्राम के बाद 1 ग्राम और डालते हैं और वो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तो सॉल्यूशन में कुछ सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी 1 ग्राम यदि हम सोडियम क्लोराइड यहाँ डालेंगे तो डिजॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर सॉल्यूशन से 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सॉल्यूशन में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 ग्राम डालेंगे तो उसी तरह से यहाँ पे 2 ग्राम क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का बन जाएगा। यानी कि हम इस 10 ग्राम के बाद जितना भी आगे सोडियम क्लोराइड वाटर में डालेंगे उतना ही सॉल्यूशंस में सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बनता जाएगा और क्रिस्टल फॉर्म बनेगा। तो इस तरह के हम प्रोसेस को, यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यानी फर्स्ट प्रोसेस जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसको बोलते हैं डिजोल्यूशन। और जब एक्सेस अमाउंट में जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं जो डिजॉल्व नहीं होता है, और ये कह सकते हैं डिजॉल्व होने के बाद पुनः वापस क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में सोल्यूशन में आ जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे यदि हम करें कि मैक्सिमम यदि 10 ग्राम डिजॉल्व होता है इन 100 ml वाटर, और इसके बाद जैसे ही हम आगे थोड़ा सा और सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होता है, तो उस तरह के सोल्यूशन को जहाँ पे कि अब आगे और सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। उस तरह के बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन where no more solute can be dissolved, जहाँ पे कि उससे ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स वेयर
नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। और एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। where more solute can be dissolved। जहाँ पे कि और ज़्यादा हम सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी उसमें अभी और सॉल्यूट डाल के ऐड करके डिजॉल्व करने का कुछ गुंजाइश है वहाँ पे, तो उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जहाँ पे कह सकते हैं कि सॉल्यूट का मात्रा अभी कम है, सॉल्यूट का क्वांटिटी वहाँ कम है। सैचुरेटेड सोल्यूशन जहाँ पे कि हम अब एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें ऐड, उस सोल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सॉल्यूशंस में सॉल्यूट डिजॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हम ये जो डिजॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री या 35 डिग्री या 40 डिग्री कर देंगे तो जो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड के बाद क्रिस्टलेशन होना शुरू हो गया था, अब ये हो सकता है कि 15 या 20 ग्राम पे जाके क्रिस्टलेशन शुरू हो। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन की सॉल्यूट डिजॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद या कोई दूसरे मेथड से सॉल्यूशंस की सॉल्यूट डिजॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है, यानी 10 ग्राम की जगह पे 15 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गया ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, यानी उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। उस तरह के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब फर्दर हम उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्यूट डिजॉल्व उसमें यदि करेंगे तो क्रिस्टलेशन फॉर्म में, यानी उसमें क्रिस्टल बन के सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में कम होती है, यानी उसमें और भी हम ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड में, इसमें हम एक देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इस तरह का सॉल्यूशन होगा जो सॉलिड इन लिक्विड होगा, उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। इस तरह कोई सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड, उसमें यदि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे उस पर क्या असर पड़ेगा। तो सॉल्यूट एंड प्लस सॉल्वेंट gives solution, gives solution। यदि इस तरह का कोई सॉल्यूशंस है और सॉल्यूशंस यदि मान लीजिए कि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकल रहा, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर आ रहा, हीट निकल रहा। हीट बाहर कैसे आएगा, जब उस बर्तन को आप छुएंगे तो गर्म लगेगा, बर्तन को जब छुएंगे तो गर्म लगेगा, यानी उसमें इसका मतलब कि उसमें से हीट निकल रहा है। तो इस तरह का यदि कोई सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो उसमें हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक होता है उस तरह का, तो उस तरह के केस में यदि आप एक्सोथर्मिक लिखने के बाद यहाँ पे यदि हीट लिख देते हो तो इसका मतलब कि वो एक्सोथर्मिक ही
रिएक्शन है, यहाँ पे हीट रिएक्शन यानी हीट बाहर आ रहा है। और ये जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी कि डायनेमिक स्टेट है। जितना आप सॉल्यूट डालते हैं सॉल्यूशंस में एक इसके बाद, तो उतना ही फिर वो क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्यूट बन जाता है और हीट जनरेट होता है। इस केस में ली चटर्जी प्रिंसिपल जो है अप्लाई होता है, यहाँ पे ली चटर्जी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो यदि हीट इस केस में बढ़ाते हैं, हीट इस केस में बढ़ाते हैं, तो यानी कि प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट है वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही प्रोडक्ट में कोई कंपोनेंट बढ़ता है, तो जो रिएक्शन आगे की तरफ मूव कर रहा है वो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, वो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। यानी कि अब सॉल्यूट इसमें सोल्यूबल नहीं होगा, बल्कि सोल्यूशन से क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्यूट बनना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन से सॉल्यूट बाहर आना शुरू हो जाएगा, यानी क्रिस्टल फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि सोल्यूशन से सॉल्यूट निकलना चालू हो जाएगा, यानी क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो इसमें यदि हम हीट बढ़ाते हैं, उस तरह के रिएक्शन में यदि हम हीट देते हैं ज़्यादा, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी। इस केस में सोल्युबिलिटी घट जाएगी, सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज if टेम्परेचर इंक्रीजेज। इस केस में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी। लेकिन यदि हम एक दूसरा केस देखें कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और प्लस हीट, एंड दिस नेक्स्ट सॉल्यूशन, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जहाँ पे हीट देना पड़ता है सोल्यूशन, जहाँ पे सोल्यूशन में हीट देना पड़ता है, जैसे ग्लूकोज का पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो ठंडा हो जाता है। यदि कोई रिएक्शन ठंडा हो जाता है इस मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और कोई रिएक्शन हो रहा है वो गर्म हो रहा है इस मतलब कि एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट निकल रहा है। तो इस केस में, दूसरे केस में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, यानी यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे भी देखें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इस केस में यदि हम हीट देते हैं यहाँ पे, तो जो रिएक्टेंट का पोर्शन है वो बढ़ जाता है। जब रिएक्टेंट का पोर्शन बढ़ेगा तो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन क्या है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उस केस में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे दूसरे वाले केस में सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज, सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज if टेम्परेचर इंक्रीज। तो फर्स्ट केस में देख रहे हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी। उसमें से फर्स्ट वाले में सोल्युबिलिटी घट जाएगी। और दूसरा वाला केस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें जिसमें हीट सोल्यूशन में हीट देना पड़ता है, उसमें यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोल्यूशन का, तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में और ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
और अभी हम पढ़ रहे हैं सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सबस्टांस इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो उसका देखेंगे सॉल्युबिलिटी पे यदि प्रेशर का असर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। तो जो सॉल्यूशन है सॉल्यूट एंड प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है लिक्विड। तो इट इज मेकिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस केस में यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या सॉल्युबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो यहाँ पे इस तरह के केस में, इस तरह के एग्जाम्पल में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड और लिक्विड ऑलमोस्ट इन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि ये कंप्रेस नहीं होते, यानी ये दबते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए इन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी इस चैप्टर का अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू।